हेलो बच्चों, हम आ गए आज पीरियोडिक टेबल का वीडियो नंबर 5 लेकर। मेरा नाम अलक पांडे, आप मुझे जानते हैं फिजिक्स वाला के नाम से। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा आज का टॉपिक है। आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर क्लास 11th IIT JEE या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिस भी तरह के डाउट हैं, एक्सेप्शंस को लेकर, पीरियड में कैसे वेरिएशन होता है, ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है, कैसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं, या कैसे एसिडिक, बेसिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को हम आयनाइजेशन एनर्जी से जोड़ते हैं, सबकी सब डाउट आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, मजे करें। चलिए शुरू करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक आपको कहीं और से नहीं देखना पड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता ही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, पीरियोडिक टेबल में से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबको मेरे ख्याल से पता होगी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बंधा होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स का फॉर्मूला अगर जानना है तो जान लो कि Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 चार्ज होते हैं, जैसे एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एक चार्ज न्यूक्लियस का। R डिस्टेंस होता है इनके बीच का, और K एक कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब इनके बीच में एक फोर्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उस फोर्स के अगेंस्ट। तो जो एनर्जी आप दोगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कहां जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इंफिनिटी पे जाएगा। अब इंफिनिटी का कंसेप्ट क्या है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के मेरे वीडियो देखना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि एटम के लिए इंफिनिटी का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर। भाई एटम इतना छोटा है, उसके लिए इंफिनिटी मतलब ये डिस्टेंस इंफिनिटी है। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा चीटा बैठा हो, उस चीटे के लिए ये पूरा घर इंफिनिटी बराबर है, इंफिनिटी बराबर। तो यहां से बस 2 सेंटीमीटर दूर भी इलेक्ट्रॉन गया तो हम बोलेंगे कितना दूर गया, हम बोलेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आपको इतनी बातें मेरे ख्याल से पता होंगी पहले से। क्या डेफिनेशन होती है, जल्दी से बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो यार जिसको ये सब आता है वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ, जहां पे अच्छी चीजें मिलेंगी। मैं तो बेसिक से पढ़ाऊंगा सबके लिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां भी चीजें से मिलेंगी आपको इंपॉर्टेंट। रिक्वायर्ड टू रिमूव the valence shell electron of an isolated, ध्यान से सुनना, neutral, ध्यान से सुनना, gaseous atom to infinity। तो क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी वैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? आखिरी शेल वाला। ऑफ एन आइसोलेटेड मतलब अकेला, न्यूट्रल मतलब चार्ज ना हो, गैसियस। अब देखो ये तीनों वर्ड्स क्यों आ गए, आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस। आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम। क्या अकेला एटम सॉलिड स्टेट में मिल सकता है? नहीं, सॉलिड स्टेट में एटम सब साथ में होते हैं। तो आपको आइसोलेटेड एटम किस स्टेट में मिलता है? गैसियस स्टेट में, जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हों। गैसियस स्टेट में एटम्स दूर होते हैं तो वहां पे आपको आइसोलेटेड मिल सकते हैं। बात आती है ये इंक्लूड ही क्यों हुआ? ये इंक्लूड इसलिए हुआ वरना डेफिनेशन सही नहीं होती, डेफिनेशन करेक्ट नहीं होती। जैसे मान लो एक क्लास में 10 लोग बैठे हैं, मुझे पता करना हो इस क्लास में एक बंदा कितने बिस्किट खाता है, तो मैंने बिस्किट का पैकेट खोल दिया, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन कितने बिस्किट खाया। तो मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो उसमें से मैं एक बंदे को उठाऊंगा और अकेला बैठाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा? आइसोलेटेड। तो डेफिनेशन तभी ट्रू होगी व्हेन आई टेक आइसोलेटेड एटम। वरना हो सकता हो क्लास में कोई मोटा बच्चा हो, कोई पतला बच्चा हो, कोई कम खाता हो, कोई ज्यादा खाता हो, ऐसा हो सकता है ना। तो आइसोलेटेड एटम पे हम डेफिनेशन बनाते हैं। आइसोलेटेड कहाँ मिलता है? गैसियस स्टेट पे। और न्यूट्रल लेते हैं क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें बच्चों, यहां मान लो कोई एलिमेंट है M, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकला तो क्या बचेगा? M+। M से इलेक्ट्रॉन निकल गया, M+ बन जाएगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H बच्चों हम लोग बोलते हैं रिएक्शन की हीट। इस रिएक्शन की जो हीट होगी, इस रिएक्शन की जो हीट होगी, उसी हीट को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अभी बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत छोटा सा, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों,
तो ये डेल्टा एच दो तरह का होता है, शायद आपने पढ़ रखा हो। डेल्टा एच दो तरह के होते हैं, एक बार नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है। दो तरह के डेल्टा एच होते हैं। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, नेगेटिव मतलब एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज। जो एनर्जी रिलीज वाले रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में, एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब वाले को एंडोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। आप मुझे बताओ यहां का डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक। तो आपसे कोई बोलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन को निकालना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, फिर बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या है। तो आइए यूनिट को भी डिस्कशन कर लें, सब बेसिक चीजें पहले बात कर रहे हैं आपसे, यूनिट। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। पर एटम मतलब एक एटम में, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितनी एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो कोई कन्वर्ट करने को कहे तो आप जूल पर एटम में कन्वर्ट कर लो। इसकी एक यूनिट और फेमस है जो कि है किलो जूल पर मोल। अब एक एटम के लिए हम कैलकुलेशन ना करके एक मोल एटम के लिए देखते हैं, एक मोल एटम में से सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगी, उसको किलो जूल में मेजर कर लिया। तो या तो किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी फेमस यूनिट है। अगर आपको कन्वर्जन करना हो एक से दूसरे पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, नोट कर लें इसको, 96 किलो जूल पर मोल। अगर आपसे कहता है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो कितने किलो जूल पर मोल होगा, तो आप ये बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई। पहली चीज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम की मीनिंग समझाई। डेल्टा एच रिएक्शन का कैसा होता है, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। और आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट बताई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सुनी होगी, सुना है ये नाम, ये नाम तो सबने सुन रखा होगा, सबकी कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, सबने किताब में देख रखा होगा। जो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे उदास ना हो, वीडियोस अपलोड करने की स्पीड आज ही दोपहर से बढ़ जाएगी। तो बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, यहां से सवाल खूब मिलते हैं आपको, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है बच्चों, मान लो यहां पे कोई एलिमेंट है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन जाएगा, M+। इस टाइम जो एनर्जी लगी उसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिख लिया। मान लो इसी M+ में से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें, अब बन जाएगा M2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस बार जो एनर्जी लगी अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको हम बोलते हैं IE2, सेकेंड के लिए। ध्यान देना, फर्स्ट निकालने के बाद सेकंड निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको IE2, दोनों को मिला के नहीं। फिर मान लो हम बोले M2+ में से भाई हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, M3+। इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, कि एक के बाद हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं। सवाल आपसे एक बड़ा सिंपल सा है कि IE1, IE2, IE3 में से कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, या सब बराबर होंगे, या डिपेंड करेगा अलग अलग केस पे। चलिए सोच के बताइए, कौन बड़ा कौन छोटा, सोच के बताइएगा। बच्चों देखिए, पहले वाले में से जब इलेक्ट्रॉन निकाला M+ बन गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कुछ कम हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, यानी इसमें से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ हो जाएगा, है कि नहीं है भाई। अगला इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अपन कैंटीन जाते हैं, 10 समोसे लेके आए, कैंटीन से बाहर आए तो इन समोसे तो कैसे जाते हैं आपने देखा है ना, बाहर आओ, मान लो तुमसे 2 समोसे छीन लिए गए स्टार्टिंग में।
अब तीसरा समोसा छीनना बहुत मुश्किल है तुमसे, क्योंकि उसको तुम बचा के रखोगे। तो वही बात है, पहला इलेक्ट्रॉन तो इसलिए आपने दे दिया, अगला देने में ये भी नानुकुर करेगा, कहेगा क्यों दे यार, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम हो गए। तो अगली बार आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सोचो 4 समोसे चले गए, अब फिर कोई कह रहा है क्लास में आके भाई एक और दे दे, अब उस बंदे को बहुत प्लीड करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब अगला समोसा या अगला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। रीजन कोई पूछेगा तो समझा पाएंगे, ये मत बताना समोसे खाने वाली कहानी है ना, पीट दिए जाओगे। ये बताना कि आफ्टर रिड्यूसिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिड्यूसेस एंड द पुल ऑन ईच इलेक्ट्रॉन increases, hence it becomes more difficult to extract another electron from an atom because there the number of electrons have reduced and the pull on each electron has increased। तो जो बच्चे मेरे हिंदी में पढ़ते हैं उनको मैंने बता दिया, इंग्लिश वालों के लिए भी बता दिया कि अगर एग्जाम में लिखने को आए तो क्या लिखोगे कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, उन पे पुल ज़्यादा हो गया है, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ है, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए, कोई भी केस आ जाए, ये कभी चेंज नहीं होगा। सुन ली मेरी बात, नोट कर लो इसको। अभी मैं बता रहा हूँ, एक जगह तुमको मैं कंफ्यूज करने वाला हूँ, नोट कर लो, ये केस कभी चेंज नहीं होगा। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड हमेशा 2 से बड़ी और 2 हमेशा 1 से, हमेशा। चलो देखते हैं कहाँ पे यूज होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं किन किन फैक्टर पे, एक तो ये नए अरेंजमेंट में मिटाते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को, किन किन फैक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। मुझे पता है मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा रहे हैं, मेरे वीडियोस पे डिपेंड हैं, तो यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। थी प्रॉब्लम्स, आगे वापस यहाँ से आपको प्रॉमिस है आज रात से वीडियोस चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, लगातार आपसे ज़्यादा स्पीड हम पकड़ेंगे। कुछ बच्चे बीच बीच से टॉपिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है बीच बीच फिक्स टॉपिक्स देना, जो सीक्वेंस में चल रहा है वही चलेगा। चलिए, फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। फैक्टर नंबर 1 एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, चलिए अपने आप बताइए भाई, किसी एटम का साइज बड़ा है, किसी एटम का साइज छोटा है, ठीक है, बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी? इस वाले में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। मतलब साइज जितनी छोटी, एनर्जी रिक्वायर्ड उतनी ज़्यादा। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज जितनी छोटी, इलेक्ट्रॉन उतना क्लोज, उसको निकालने में उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गई? सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज, या इसको कई टीचर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। मैं न्यूक्लियर चार्ज के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, इफेक्टिव पढ़ाऊंगा जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुसेंगे। न्यूक्लियर चार्ज को Z से डिनोट करते हैं। क्यों Z से डिनोट करते हैं? Z क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 होंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो हम लिख देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को Z। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ मान लो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। आप मुझे बताओ किस केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि यहाँ पे? डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर में प्रोटॉन होगा, या जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, या जितना ज़्यादा Z का वैल्यू होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z या न्यूक्लियर चार्ज। Z या हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NC। व्हाट इज NC? NC इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जितना पॉजिटिव होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो यार ये 2 फैक्टर तो सबने पढ़ रखे होंगे, कुछ खास कहाँ पढ़ाया। आइए अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में डालने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों। थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मेरे पास कोई बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसी? बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत टफ होगा।
मान लो सिनेमा हॉल में अपन गए मूवी देखने, वो पीछे वाली सीट मिल गई है बढ़िया एकदम, जहाँ सबसे अच्छी मूवी दिख रही है। अब कोई लाख आके तुमसे कहे भाई आगे चले जाओ, भाई अगली सीट पे चले जाओ, तुम नहीं जाओगे। यू विल नॉट लीव योर पोजीशन ईजिली। तो वही बात होती है इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत बढ़िया कोई पोजीशन मिल गई है, ऑर्बिटल के अंदर कोई बहुत अच्छा स्पेस मिला है जहां बहुत प्यारी स्टेबिलिटी है, तो वहां से वो निकलना नहीं चाहेगा। अब याद करो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है। याद आया? आया? कहाँ कहाँ बोलो? हाफ फिल्ड और कहाँ? फुल फिल्ड। तो यदि बच्चों कहीं पे हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबशेल मिल जाती है तो वहां का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा। ये दोनों रीजन वहां पे फेल हो जाएंगे, तब ये रीजन यहां पे वर्क करेगा। कौन कौन सी होती है हाफ फील्ड? अगर याद हो तो P में टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो 6 तो हाफ फील्ड 3, D में टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो 10 तो हाफ फील्ड 5, F में टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो 14 हाफ फील्ड 7। ऑल्दो F हम यूज नहीं करते है ना, F कब यूज किया हमने? F फॉर फालतू F का जल्दी यूज नहीं करते ना, F ब्लॉक बारे में ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की हमने, लास्ट में करेंगे। उसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सेट है। तो P में यदि कभी 3 इलेक्ट्रॉन हो या D में कभी 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फील्ड कंडीशन है और इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टफ हो जाएगा। P3 देखा है कि नहीं? ये होती है P सबशेल 1 2 3, देखो हाफ फील्ड एग्जैक्टली। D5, D में होते हैं 5 ना, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? कट तो नहीं गया मैं ना, साइड में खड़ा हूँ। 1 2 3 4 5 हट जाते हैं, देखिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिखती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। जैसे मान लो हम पूछें मेरे पास 2p2 है, 2p3 है, 2p4 है, 4 कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना किस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे टफ है? 2p3 में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रही है आपको? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड मिल रहा है। जैसे मान लो मेरे पास है 3d4, मेरे पास है 3d5, 3d4 तो होता ही नहीं, एग्जिट नहीं करता, 3d6, 3d5 और 3d3। इलेक्ट्रॉन को निकालना किस में सबसे टफ है? 3d5 में से। क्यों 3d5 में से? क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इस तरह से फुल फील्ड भी समझ सकते हो। फुल फील्ड P में टोटल कितने? 6 हो जाएं, D में कितने? 10 हो जाएं, F में कितने? 14। ये तो मिलेगा नहीं, तो कहीं पे P6 दिख जाए, D10 मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वेरी 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 टफ हो जाएगा, नियरली इम्पॉसिबल। फुल फील्ड है तो कहीं पे फुल फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फर्क पड़ेगा। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी एक्सेप्शनली हाई, ऊपर 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 इन द एयर। ठीक है, इसके बाद एक चौथा फैक्टर भी है, बड़ा छोटा सा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट या इसको आप सबशेल इफेक्ट कह लो। ठीक है, जैसे हम बोले 2s 2p, दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से ज्यादा टफ है? 2s से कि 2p में? तो 2s से टफ है। क्यों? देखो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पहले मैं बता दूं, s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। अगर आपसे 4 सबशेल देके पूछता है किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट चाहिए, तो आप बोलो सबसे ज्यादा s, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। रीजन है कि s न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है और f न्यूक्लियस से सबसे दूर है। ऐसे ही बताते हैं टीचर। S का शेप बच्चों देखो ऐसा है, न्यूक्लियस को एकदम बंद करके रखा हुआ है, तो न्यूक्लियस एकदम क्लोज ऐसे से बनता है। P देखो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा फैला रहता है। D और फैल जाता है, ये D ऑर्बिटल। और F तो 8 फोल्ड है, पूरी तरह से डिस्पर्स्ड है, पूरी तरह से वाइड स्प्रेड है। मतलब P, D, F ये सब न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं, फैले हुए ऑर्बिटल है। S क्लोज्ड एकदम पास, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम चाहिए होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी S में, फिर P में, फिर D में, फिर F में। कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है कि 3p में से कि 3d में से, तो आप क्या बोलोगे? सबसे टफ 3s, फिर 3p, फिर 3d। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे हमारा बेस्ड होगा डिस्कशन। जल्दी से इनको एक बार नोट करते हैं फिर से। सबसे पहले एटॉमिक साइज, जितना छोटा एनर्जी उतनी ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज एनर्जी उतनी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड, स्टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा। लास्ट में पेनिट्रेशन इफेक्ट या सबशेल इफेक्ट, S के बाद P के बाद D बाद F, S में सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो ये फैक्टर्स थे जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। आइए अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और देखते हैं कैसे इनका वेरिएशन होगा पीरियड और ग्रुप में।
तो चलिए देख लेते हैं वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप। तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ देखते हैं बच्चों? सबसे पहले अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, और पीरियड में हमारा ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो हम कोई भी एक पीरियड ले लेते हैं, जैसे पीरियड नंबर 2 ले लिया मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। अभी डायरेक्टली डिस्कस नहीं करूंगा एग्जैक्टली अंदर कैसा होगा, अभी सिंपल बात करते हैं। इधर से इधर चलते वक्त बच्चों न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। पढ़ लिया आपने ये। यहां से यहां जाते वक्त पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आप सिंपल बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सेकेंड बच्चों डाउन अ ग्रुप लेते हैं हम, डाउन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे चलेंगे ग्रुप में। ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो तो क्या होता है? साइज बढ़ती है, होता है कि नहीं? जैसे मैं ले लूँ फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, मतलब नीचे जाते वक्त साइज बढ़ रही। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए? ये वाला, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, ये न्यूक्लियस से दूर है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है, आप पढ़ ही चुके हो, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी कि नहीं? तो वही हो भी रहा है, यानी अलोंग अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ऐसा होता भी है प्रॉपर्टीज में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, कि अगर अलोंग अ पीरियड इंक्रीज कर रही है तो डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करेगी। देखो मेरी बात सुन लो, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको आप बोलते हो, सुने होंगे नाम ना, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड सेम है। अलोंग अ पीरियड इंक्रीज करती हैं, पीरियड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये तीनों इंक्रीज करेंगी, और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करती हैं। तो ये तो एक बहुत जनरल बात हुई। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कि क्या क्या होगा। चलो, तो हमने एक जनरल आपको बता दिया कि पीरियड में बढ़ेगी और ग्रुप में घटेगी। आइए हम एक, इसका साउंड है, आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पीरियड नंबर 1 का। पीरियड नंबर 1 हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यार हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते वक्त न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से, ठीक। अच्छा, इस तरफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है और इस तरफ डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में इधर हाइड्रोजन चले, इस तरफ बड़ी 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 बड़ी, इस तरफ क्या कर रही है? इंक्रीज, बड़ी 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 बड़ी, यहाँ पे हाईएस्ट होगी। अब नीचे जाने पे क्या करेगी? डिक्रीज। इधर भी नीचे जाने पे क्या करेगी? डिक्रीज। मतलब अगर मैं पूछूं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, इस तरफ कर रही है इंक्रीज, नीचे की तरफ डिक्रीज। तो इस तरफ सबसे आगे जाओ, और जैसे ही नीचे जाओगे डिक्रीज करेगी, तो नीचे मत जाओ, मतलब इस तरफ सबसे ऊपर सबसे कॉर्नर में, दैट इज हीलियम। सो हीलियम हैज व्हाट? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो छोटा सा सवाल है जेईई मेंस नीट के लिए कि इनमें से, इन 4 में से कौन सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेता है? तो हीलियम। वैसे भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहती है, तो डेफिनेटली इसकी हाई होगी। हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि इस तरफ है। और हाईएस्ट क्यों है? एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एटॉमिक नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो यार 1s फुलफिल्ड। पहली बात, s में मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ, क्योंकि s न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, शेप स्फेरिकल है। दूसरी ये फुलफिल्ड भी है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास फुलफिल्ड है, इसलिए इट हैज़ दी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। कुछ खास होगा पीरियड नंबर 2 में, एक्सेप्शन नहीं है, खास होगा। आइए लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फॉलो करिएगा मुझको। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सपेक्टेड क्या कहानी होगी? एक्सपेक्टेड कहानी क्या होगी कि इस तरफ जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो कि दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जो एक्सपेक्टेड कहानी होगी वो ये होगी कि सबसे ज़्यादा नियॉन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम, क्योंकि इस तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। बात भी सही लग रही है, क्योंकि नियॉन हमारा नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन देना बिल्कुल नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट।
कुछ बीच में यहाँ पे कुछ खेल होगा। पॉइंट नंबर 3 अगर याद हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। 3 का बोलो मेरे साथ 1s2 2s1। 4 का बोलो 1s2 2s2। 5 का बोलो 1s2 2s2 2p1। 6 का बोलो 1s2 2s2 2p2। 7 का 1s2 2s2 और लास्ट में क्या 2p3। इसका 2p4, इसका 2p5, इसका 2p6। यहाँ कौन कौन से एटम्स हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हैं? फुल फिल्ड 2s2, 2s पूरा भरा हुआ फुल फिल्ड बेरिलियम। और कोई पहले को तो छोड़ ही दो, और कोई ये रहा नाइट्रोजन 2p3 हाफ फिल्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज हाफ फिल्ड एंड दिस वन इज फुल फिल्ड। तो बच्चों यहां पे क्या होगा कि इसकी और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होगी, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा इसमें से। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स फुल फील्ड कैरेक्टर, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा। सिर्फ एक ही का जंप होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होकर आगे भाग जाएगा, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन की नियॉन से भी ज़्यादा। किसका जंप लो? सिर्फ याद करने के लिए सिर्फ एक का जंप, एक आगे बढ़ा दो सही हो जाएगा। कोई पूछे क्यों बढ़ा रहे हो? बिकॉज इट हैज़ फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, बाहर निकलना नहीं चाहता। उसी तरह से वहाँ तो ये थी एक्सपेक्टेशन और ये रियलिटी जो आजकल आप लोग फेसबुक पे डालते हो, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो आइए, लिथियम सबसे कम, फिर बोरॉन आ जाएगा क्योंकि एक जंप हो गया, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन आएगा, तब नाइट्रोजन, ये भी एक जंप लिया, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। नोबेल गैस की सबसे ज़्यादा होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में 2 जगह जंपिंग हुई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितने कितने की? एक एक एटम की। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। पीरियड 2 में देखा, सेम यही पैटर्न आपको पीरियड 3 में मिलने वाला है। जरा हम पीरियड 3 की बात करें, चलिए हम पीरियड 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। पीरियड 3 हमारा स्टार्ट होगा किससे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन जो यहाँ पे आए वो यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा था 2s2 आया था, और बच्चों यहाँ पे 2p3 आया था, किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। उसी तरह से यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा 3s2, और नाइट्रोजन के फॉस्फोरस के ऊपर 3p3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 एक्सेप्शन होंगे कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम के आगे चला जाएगा, फॉस्फोरस सल्फर के आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, चलिए बताइए। सबसे पहले सोडियम, इससे बढ़ता जाएगा, पीरियड में इस तरफ बढ़ता है। उसके बाद कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एक जंप ले लिया, रीजन एकदम क्लियर हो गया होगा, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। इसके बाद सिलिकॉन, फिर यहाँ पे एक जंप और हुआ, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो इस तरह से पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 को हम जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज। आइए ग्रुप की बातें करते हैं इसके बाद। आइए देख लेते हैं ग्रुप को। तो ग्रुप नंबर 1 को देखते हैं। ग्रुप 1 में हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो तो हमारा नॉन मेटल हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम को भी कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो बच्चों नीचे जाते वक्त हम डिसाइड कर चुके थे पहले ही कि साइज इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड कम हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, एनर्जी रिक्वायर्ड कम। तो बच्चों इस तरफ जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही थी और इस तरफ जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। मैं पूछूं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ मिलेगी? इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ घट रही है, मतलब सबसे लेफ्ट में आके सबसे नीचे, दैट इज सीसियम। तो सीसियम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल और हीलियम का क्या था? हाईएस्ट। ठीक है, फ्रेंशियम को नहीं कंसिडर करते, इसके नीचे फ्रेंशियम आना चाहिए था, पर फ्रेंशियम कंसिडर इसलिए नहीं करते बच्चों क्योंकि वो हमारा रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी याद होगा, है लीना की रब से फरियाद, हमने पढ़ा था ना, है लीना की रब से फरियाद करके, इसको याद कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 में आ जाए हम। ग्रुप नंबर 2, बेटा मांगे
कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, इसमें बात करें तो नीचे जाते वक्त हमारा फिर से साइज लगातार इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, नीचे आते वक्त क्या कर रही है, डिक्रीज। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नॉर्मल जो ट्रेंड है वही फॉलो हो रहा, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं हो रहा। बड़ा आसान था, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, इतनी बात करने के बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, बढ़िया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप मेरे को करके बताइए। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिख लिया, यहाँ मैंने नाइट्रोजन लिख लिया। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 7। कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4। कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बच्चों मुझे निकालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 2p में से निकलेगा। सबसे बाहर कौन है, 2p है, ये रहा 2p4। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला मैं बाहर निकालूंगा और ये ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, O+ बना। अब बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी उसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन से भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कहाँ से निकलेगा, 2p से निकलेगा, यहाँ से 1 2 3। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा जो कि बहुत टफ होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इस टाइम हाफ फिल्ड है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली डेफिनेटली ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास N+। बोलिए एग्री करते हैं, बताइए ये ज़्यादा ग्रेटर होगी कि ये, किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली नाइट्रोजन की, क्योंकि ये हाफ फिल्ड था और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p3। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी कन्फिग्रेशन अब ये बन जाएगी 2p3। यहाँ क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p2। एक इलेक्ट्रॉन चला गया p से, यहाँ से गया, है ना। अब क्या बचेगा, 2p2, p में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन हमने और बाहर निकाला, हमारे पास बन गया O2+। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। यहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, क्योंकि अब इसकी कन्फिग्रेशन कैसी हो गई बच्चों, हाफ फिल्ड हो गई। और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ नहीं है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई नहीं होगी, क्योंकि ना ही अब ये हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, ये बन जाएगा N2+। हम पूछे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, आप बोलोगे ऑक्सीजन की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो ये सवाल जेईई मेंस और नीट में आपको मिल सकता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। इस तरह के बहुत सवाल बना सकते हैं, आपको बस कन्फिग्रेशन करते जाना है, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से निकालते जाना है और देखना है कि रिमेनिंग कन्फिग्रेशन क्या है और कंपेयर करना है। जैसे एकदम सिमिलर ऐसा ही सवाल बच्चों सभी किताबों में डिस्कस किया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। ये भी आपको बहुत मिल जाएगा। आइए कर लेते हैं, यहाँ लिख लिया क्रोमियम, यहाँ लिख लिया मैंगनीज। एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 25। कन्फिग्रेशन करोगे इसका लंबा चौड़ा आएगा 1s2 2s2, है ना। आइए एक बार कर लेते हैं, फिर मिटा लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए 18। इसके बाद 4s2, इसके बाद 3d4। पर आपको पता होगा ये कितना हो गया, 4 16 2 12 6 18 20 24। आपको पता होगा ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता है ना, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो सकती है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जाएगा, जूम बा जूम जूम जूम, और 4s1। मतलब जो इसका कन्फिग्रेशन है वो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3d5 4s1। मैंगनीज का क्या होगा, 25 हो गया है, तो 3d5 4s2। ये डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। ये पता होगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कराते हैं। मेरे पिछले वीडियो देखो, ये मैं बार बार बता रहा था क्यों कराते हैं। अच्छा, 3d5 4s2 3d5 4s1। अब यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं निकलेगा, 4s से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर वाली शेल से निकलता है। तो ये 4s में एक इलेक्ट्रॉन था, हमने निकाल लिया, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। मेरे पास बन गया क्रोमियम प्लस। यहाँ मैंने 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसको हमने बोला आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। मेरे पास क्या बना, Mn प्लस। अब बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से ज़्यादा टफ था, विच वन वॉज टफ, दिस वन और दिस वन। दिस वन। रीज़न क्या बोलोगे, ये मत बोलना कि ये हाफ फील्ड है ये फुल फील्ड है, ये रीज़न नहीं। रीज़न ये बोलोगे मैग्नीज के पास
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर। इसका न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। बाई पीरियोडिक टेबल में पहले क्रोमियम आता है तब मैग्नीज 24-25। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अब हम बात करें बच्चों सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की। यहाँ कन्फिग्रेशन क्या बचेगा, 3d5 4s0। हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला। अब ये कहाँ से निकलेगा, अब ये 3d5 से निकलेगा। और 3d5 कैसी है हमारी, हाफ फील्ड है, मतलब ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से टफ है, यानी इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होगी। यहाँ से भी अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कन्फिग्रेशन बताइए क्या बचा होगा, बचा होगा 3d5 4s1। तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी 2, हमारे पास बन गया Mn2+, यहाँ बन गया Cr2+। इस बार किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी, क्योंकि D5 बहुत स्टेबल होता है तो D5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ। इस बार इसकी ज़्यादा, इस बार इसकी ज़्यादा। पहली बार फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, मैग्नीज की। रीज़न क्या दिया मैंने, न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, क्रोमियम की। रीज़न क्या है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं, आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही करना है और इस तरह के सवाल हिला देंगे आप। अब बच्चों इसी में एक प्यारा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। कंपेयर, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड N+, N एंड N+। आइए देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। N और यहाँ ले लिया N+। नाइट्रोजन मतलब 7, प्लस लग गया एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा, ठीक है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कन्फिग्रेशन बोलो 1s2 2s2 2p3। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, एक निकल चुका है, 1s2 2s2 2p2। अब बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा टफ है, इसमें से या इसमें से, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हो ये कैसा है, हाफ फील्ड है। कैसा है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो आप क्या बोलोगे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है। पर ऐसा गलती मत करना। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाते वक्त क्लियर बोला था कि ये रूल सारे रूल पे डोमिनेट करेगा। दैट इज ionization energy third is always greater than ionization energy second is always greater than ionization energy first for same element, for same element। अगर सेम एलिमेंट की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत चेक करना। क्या बोल रहा, अगर सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करना। ध्यान से देखो, अगर अब देखो इसको छुपा दो थोड़ी देर के लिए, मैं तो दिखाता हूँ हुआ क्या है। यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यस और नो, ये क्या बनेगा N+। कन्फिग्रेशन बोलो 1s2 2s2 2p2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, क्या बनेगा N2+, और ये क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अरे होए, यही तो यहाँ पे होने वाली है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकाल के तुम बना रहे हो N2+, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर रहे हो, ये इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी थी। ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं था, ये क्या था, सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक मत करना, चेक करना कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है। N+ को अलग अलग लिखने से फर्क नहीं पड़ता। N से इलेक्ट्रॉन निकालना इस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, N+ से निकालना मतलब N के लिए सेकेंड स्टेप, N+ से निकालने का मतलब N के लिए सेकेंड स्टेप। तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड मतलब N+ की आयनाइजेशन एनर्जी N से हमेशा ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत फंसना कि तुमने देखा इसकी 2p3 और इसकी 2p2, तुमको इसकी ज़्यादा होगी हाफ फील्ड ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट में लगाना, सेम एलिमेंट। ये गलती बहुत करते हैं बच्चे, इसको मत छोड़ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप सोच रहे हो ये 2p2 ये 2p3, तो आपने मार दिया कि इसकी ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं है। डेफिनेटली N+ की ज़्यादा होगी क्योंकि ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है यार, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे, एक और प्यारा एक्सेप्शन आपको दिखाता हूँ। ग्रुप में कहाँ पे एक्सेप्शन मिला है हमको, ग्रुप एक्सेप्शन आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है।
सबसे ज़्यादा यही पूछता है ग्रुप 13 का एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी में, एकदम मतलब फिट है। एक तो बेरिलियम वाला पूछता है कि बेरिलियम बोरॉन से आगे चला गया, आपको दिखाया था है ना, वो नाइट्रोजन आगे चला गया, वो सब पूछता है, मैग्नीशियम आगे चला गया, फॉस्फोरस। एक ये वाला ग्रुप 13 बोले बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, गैलियम इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ पे बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, देखो नीचे जाते वक्त होना क्या चाहिए, बोलो मेरे साथ, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है एटम का, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड कम। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा आपका, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा कि बोरॉन की सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। हुआ ऐसा नहीं यार, हुआ कुछ अजीब ही ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, इसको ग्राफ से समझो, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, यहाँ बनाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ बनाते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ऐसा, फिर और नीचे, फिर ये ऑर्डर फॉलो हुआ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये और नीचे आ गया, ये इससे भी नीचे इंडियम और ये थैलियम। तो ये ऑर्डर फॉलो हुआ, यानी सबसे पहले कौन है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की, सेकेंड नंबर पे थैलियम की, थर्ड नंबर पे गैलियम पे, फोर्थ नंबर पे एल्यूमिनियम और फिफ्थ नंबर पे इंडियम। मतलब जो इसका रियल ऑर्डर है, जो इसका एक्चुअल ऑर्डर है बच्चों, वो काफ़ी चेंज है। क्या है, बोरॉन सबसे ज़्यादा, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम। याद करने का तरीका क्या है, 1 5 3 1, देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये क्या हुआ सेकंड नंबर पे आता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर हम ग्रुप की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ से देखो 1, फिर उसके बाद कौन आ गया 5, उसके बाद कौन आया 3, उसके बाद कौन आया 2, उसके बाद कौन आया 4। तो आप ये याद कर लो, क्या 1 5 3 2 4, ये लिखा है 1 5 3 2 4। सबसे नीचे कौन चला गया हमारा 4, यानी इंडियम की सबसे कम होगी, ये याद रखना है, और सबसे ज़्यादा बोरॉन की। तो कई बार तो ये पूछता है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, तो बहुत ही सिंपल है, बोरॉन की ही होगी। वो यहाँ से भी दिख रहा है, वहाँ से भी दिख रहा है। सेकंड नंबर पे बच्चा कंफ्यूज रहता है, वो सोचता है एल्यूमिनियम को मारना चाहिए, और आंसर निकलता है थैलियम। थैलियम की अनएक्सपेक्टेडली हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। रीजन बोलूंगा, आपको समझ में शायद आए। पिछला वीडियो देखना जहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस किया था। थैलियम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है, मतलब इसका साइज बहुत छोटा हो गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ, दैट्स व्हाई इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई। किसका इफेक्ट है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। इसी की वजह से ये ऊपर चला गया, इसी ने तो बदमाशी की, बाकी सब तो ऑर्डर में थे। थोड़ी सी बदमाशी गैलियम ने की, गैलियम भी ऊपर चले गए। तो गैलियम के ऊपर जाने का रीजन है बच्चों ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिस तरह से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट से, उसी तरह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है D के पुअर शील्डिंग इफेक्ट से। शायद मेरी बात थोड़ी समझ में आए, थोड़ी नहीं। जिनको आ गई अच्छी बात है, नहीं आई है पिछला वीडियो देखो, उसमें देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फिर आइडिया लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन D सेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या है। वरना आप ये ग्राफ याद कर लो, W ये कचिक कुचुक कचाक कुचुक, या ये याद कर लो 1 5 3 2 4। ये बहुत आता है, मतलब ये एग्जाम्पल ही अकेला बहुत आता है, तो आप याद कर लो 1 5 3 2 4। होता क्या है, लैंथेनॉइड में एलिमेंट्स छोटे होते जाते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज के बाद ये आया है, इसका एटॉमिक नंबर काफी बाद में आया है। इसकी वजह से इसका साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है। नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है, पर इसका साइज बहुत छोटा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और छोटे साइज की वजह से इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है। तो आप याद कर लो 1 5 3 2 4। ग्रुप 13 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4। और इसको याद रखने का तरीका बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरह से थोड़ा सा एक्सेप्शन ग्रुप 14 में भी है, पर आता ग्रुप 13 ही सबसे ज्यादा अगर आता है क्वेश्चन, है ना। यहां से अच्छा सवाल नहीं मिलेगा। ग्रुप 14, ग्रुप 14 क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, इसको याद कर सकते हैं ग्रुप 14 को, काशी गए संत प्रभु। होना क्या चाहिए, नीचे जाते वक्त साइज बढ़ रही है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, इसकी सबसे ज़्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, होता वही है।
एक एक्सेप्शन होता है लेड टिन के ऊपर आ जाता है, एक एक्सेप्शन होता है लेड टिन के ऊपर आता है। देखो लेड का एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसके ऊपर भी इफेक्ट किसका पड़ता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। इसकी साइज बहुत ही छोटी हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा। तो जो ऑर्डर होगा कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड ऊपर आ जाएगा और फिर टिन। बस एक एक्सेप्शन होगा, बाकी बहुत सारे एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता, सिर्फ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। ग्रुप 14, तो ग्रुप 13 और 14 के सवाल बहुत आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 का मैंने सिखा दिया 15324, बैगन आलू गाजर इंथैला 15324 से याद रखो। और यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि लेड ऊपर चला जाएगा टिन से ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों इससे बाहर से सवाल आपको आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक के तो नहीं मिलेंगे। अब डिस्कस करते हैं मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक। बात कर लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पर। देखो यार बात बड़ी सिंपल है, किसी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी मतलब कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ईजिली कौन लूज करता है, मेटल लूज करते हैं। और किसी चीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूवल टफ हो जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव किसमें से नहीं होते, नॉन मेटल से। तो लॉजिक बड़ी सिंपल है, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम वो मेटल, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा वो नॉन मेटल। जैसे पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, अपना चैप्टर ही पीरियोडिक टेबल चल रहा, पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, इस तरफ जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और इस तरफ जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। मतलब इंक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पे मेटल होंगे और इस तरफ पहुँचते पहुँचते नॉन मेटल, ऐसा होता भी है। आप देखो एस ब्लॉक में मेटल रहते हैं, डी ब्लॉक भी करीब करीब मेटेलिक, और पी ब्लॉक कैसा है, नॉन मेटल। मतलब इस तरफ से इस तरफ भागते भागते मेटल से कैरेक्टर क्या बन जाता है, नॉन मेटल। भाई मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करे, मतलब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा, तो ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। अच्छा नीचे की तरफ आते वक्त क्या होगा ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो और ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, तो नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर और बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। और इधर जाने पे बोलो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि मेटेलिक कैरेक्टर इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज, नीचे जाते वक्त इंक्रीज, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिसाइड हो गया है तो नॉन मेटेलिक तो कर लोगे, पक्का बोलो, हाँ ना बोलो। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी इधर डिक्रीज कर रहा है, तो नॉन मेटेलिक इधर इंक्रीज करेगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज कर रहा, इधर इंक्रीज कर रहा, इधर इंक्रीज कर रहा, तो नॉन मेटेलिक डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। ठीक, अब बच्चों जो मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं, कैसी होती हैं, बेसिक। तो मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा, बेसिक नेचर उतना ज़्यादा। जितना ज़्यादा कोई चीज़ मेटेलिक उतना ज़्यादा बेसिक, मतलब इस तरफ बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इस तरफ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बच्चों मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक। और नॉन मेटल की बच्चों जो ऑक्साइड होती हैं वो होती हैं एसिडिक। तो मैं तुम्हें पूछूं एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, तो आप बोलोगे इस तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इस तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो आप एक याद रखो, मेटल आयनाइजेशन एनर्जी लो, बेसिक कैरेक्टर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्या याद रखो, आप देखते हो कंपटीशन में से सवाल आते भी बहुत है। आप क्या याद रखो, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी लो मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, जो मेटालिक होगा वो बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। और इसके वाइस वर्सा लगा सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। बस ये सोचना है, खत्म। हमने क्या पढ़ लिया, इस तरफ जाने पे मेटालिक कैरेक्टर
डिक्रीज करता है, इधर मेटल होते हैं इधर नॉन मेटल, नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब जिधर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा उधर बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, जिधर इंक्रीज कर रहा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जिधर बेसिक डिक्रीज कर रहा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जिधर बेसिक इंक्रीज कर रहा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज है। आला कर लोगे कि नहीं, समझ में आ गई बात क्या बता रहे। चलिए क्वेश्चन देता हूँ सीधा आपको, इस पे आया हुआ जेई का 2 क्वेश्चन करा देते हैं आपको। पहला है Li2O Na2O K2O, इनको अरेंज करिए बेसिक स्ट्रेंथ पे। किस पे अरेंज करना है? बेसिक पे। तो लगा लें, सब ग्रुप 1 से आए हैं, लिथियम नीचे सोडियम नीचे पोटेशियम। नीचे जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर मतलब बेसिक कैरेक्टर, मेटल की ऑक्साइड बेसिक मतलब नीचे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक K2O फिर Na2O फिर Li2O। सिंपल सा सवाल, समझ में आ गया। नीचे जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जितना मेटालिक उतना बेसिक। दूसरा सवाल देखो जेई का जिसका आया हुआ था वो क्या था हमारा, अरे रे 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 Li2O रे रे Be2O, Li2O हटा देते हैं, B2O3 N2O5 CO2। इसको इन्होंने बोला हमसे एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करिए। किस में करिए? एसिडिक। तो ये सब पीरियड 2 से आए हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इस तरफ जाते वक्त कौन सा कैरेक्टर बन रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब कैसी ऑक्साइड? एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। जिधर नॉन मेटालिक बढ़ता है उधर एसिडिक, इधर नॉन मेटल है तो इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ऑर्डर बन जाएगा N2O5 देन CO2, फिर बोलो कौन है? बोरॉन, तो B2O3, फिर कौन है? बेरिलियम, तो Be2O। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप डिसाइड कर सकते हो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं अगले वीडियो का। बाय बाय।